हम सिकंदर लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था और जिसने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी के मध्य शासन किया था। सबसे पहले उनका आरंभिक परिचय देखें हम तो सिकंदर लोदी का मूल नाम जो था वो निजाम खान था। इसके अलावा सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था और उसकी माँ जो थी वो एक हिंदू सुनार लड़की थी जिसका नाम था जयबंद। तो बहलोल लोदी और जयबंद की संतान सिकंदर लोदी था। उसकी माता हिंदू थी, माता सुनार थी, जयबंद उसकी माता का नाम था। सिकंदर लोदी ने जब शासन किया उस वक्त उसके समकालीन दो प्रसिद्ध शासक थे। मेवाड़ में राणा सांगा का शासन चल रहा था और गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। सिकंदर लोदी के वजीर का नाम था मियाँ भुआ। ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सिकंदर लोदी के वजीर का नाम मियाँ भुआ था। इस वजीर मियाँ भुआ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन सिकंदर लोदी का आपके ध्यान में रहना चाहिए। अब उसके आरंभिक अभियान हम देखें तो सिकंदर लोदी जो था, सबसे पहले उसने बारबक शाह जो उसका स्वयं का भाई था, जौनपुर का उसको शासक बनाया गया था, सबसे पहले उसने अपने भाई को हटाकर उसे हराया और जौनपुर का सल्तनत में विलय कर लिया। आपको पता होगा कि बहलोल लोदी के शासनकाल में 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर के शर्की शासक हुसैन शाह शर्की को वहाँ से अपदस्थ कर दिया था और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया गया था, दिल्ली सल्तनत में। सिकंदर लोदी के वक्त जौनपुर पर सिकंदर लोदी का ही भाई बारबक शाह वहाँ पर तैनात था, लेकिन बारबक शाह अयोग्य था। इसके कारण सिकंदर लोदी ने सबसे पहले बारबक शाह को हटा दिया और जौनपुर का विलय कर लिया और जौनपुर को अपने हाथ में ले लिया। जौनपुर के क्षेत्र में कई हिंदू जमींदारों ने विद्रोह किया था। तो इन हिंदू जमींदार विद्रोहियों का जो नेता था उसका नाम था जुगा। तो जुगा को भी उसने परास्त किया सिकंदर लोदी ने और जौनपुर क्षेत्र में विद्रोहों का अंत हो गया और वहाँ पर शांति स्थापित हो गई। उसके बाद बिहार एवं बंगाल के तिरहुत प्रदेश को उसने जीता और 1504 और 5 ईस्वी के दौरान सिकंदर लोदी ने चंदेरी, धौलपुर और नागौर की विजय प्राप्त की। 1507 में उसने अवंतगढ़ की विजय प्राप्त की। परंतु एक विशेष बात इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर लोदी ग्वालियर और बंगाल को नहीं जीत सका। हालांकि ग्वालियर का जो शासक था मान सिंह, वो सिकंदर लोदी को उसने खिलहत भेंट की थी, पोशाक भेंट की थी और राजस्व का अंश उसको भेजा करता था सिकंदर लोदी को, लेकिन ग्वालियर पर उसने पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की थी। इसी प्रकार आपको पता होगा कि बंगाल का जो समकालीन शासक था सिकंदर लोदी का, वो था अलाउद्दीन हुसैन शाह और जौनपुर का जो अपदस्थ शासक था हुसैन शाह शर्की, वो अपने राज्य जौनपुर को फिर से प्राप्त करने के लिए बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से मैत्री करना चाह रहा था, उसकी मदद लेना चाह रहा था। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन हुसैन शाह के विरुद्ध सिकंदर लोदी ने अभियान किया और उसको बाध्य किया कि वो जौनपुर के अपदस्थ शासक हुसैन शाह शर्की की कोई मदद नहीं करेगा। इस आशय की उसने बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ एक संधि भी की थी। तो ये उसके आरंभिक अभियान थे। अब उसकी राजनीतिक सुधारों को देखें
तो सिकंदर लोदी का जो पिता था बहलोल लोदी, वो तो अफ़गान भाईचारे में विश्वास रखता था। वो कभी भी अपने अफ़गान सरदारों के समक्ष सिंहासन पर नहीं बैठा था, वो अफ़गान सरदारों के साथ ही कालीन पर बैठा करता था। लेकिन सिकंदर लोदी ने अफ़गान भाईचारे की जगह तुर्की राजत्व से वो प्रभावित था। वो अफ़गान अमीरों के साथ कालीन पर नहीं बैठता था, बल्कि सिंहासन पर बैठना उसने शुरू कर दिया। उसने अफ़गान अमीरों को यह एहसास कराया कि वो सुल्तान के समकक्ष नहीं है। उसने अफ़गान अमीरों को अधीनस्थ होने का एहसास कराया। और उसके समय में सिकंदर लोदी अगर कोई फरमान जारी करता तो उसके जो अफ़गान अमीर थे वो 6 मील आगे जाकर के उसको प्राप्त करते थे। ऐसा तारीख़ दाऊदी के अंदर वर्णन प्राप्त होता है। सिकंदर लोदी ने राजत्व की भव्यता को पुनः स्थापित करने के लिए सुल्तान के तुलादान की प्रथा को उसने प्रारंभ किया। साथ ही साथ अपने अमीरों और सामंतों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए उसने कुशल गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रबंध किया। राजस्थान में उसने बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करवाई और यह आगरा नगर का नाम भी उसी ने दिया था। और इस आगरा नगर को 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बना लिया। इसका फ़ायदा ये था कि इस आगरा को राजधानी बना देने के बाद न केवल गंगा यमुना के दोआब के इलाके पर निगाह रखी जा सकती थी, बल्कि राजपूताना के शासकों पर भी, उनकी गतिविधियों पर भी निगाह रखी जा सकती थी। और विद्रोह होने की स्थिति में आगरा से तत्काल गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में पहुंचा जा सकता था और आगरा से राजपूताना के इलाकों में भी आसानी से पहुंचा जा सकता था। इसीलिए 1506 ईस्वी में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा नगर की स्थापना तो की थी उसने 1504 ईस्वी में और राजधानी बनाया उसने 1506 ईस्वी में। इसके बाद उसके आर्थिक सुधार अगर हम देखें तो सिकंदर लोदी ने लगान व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए। नंदकिशोर जी, सिकंदर लोदी ने लगान व्यवस्था में बहुत सुधार किए। इसके लिए उसने भूमि की माप में गज-ए सिकंदरी का प्रयोग किया। ये गज-ए सिकंदरी 39 अंगुल का होता था और अकबर के शासन काल तक 1586 ईस्वी तक ये गज-ए सिकंदरी का प्रयोग शासन में होता रहा। बाद में अकबर ने 1586 ईस्वी में गज-ए इलाही का प्रयोग किया जो 41 अंगुल का होता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे प्रमोद, गज-ए सिकंदरी का प्रयोग सिकंदर लोदी ने किया जो कितने अंगुल का होता था? 39 अंगुल का होता था। इसके अलावा आर्थिक सुधारों में हम और देखें तो उसने सिकंदर लोदी ने राज्य के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। ऑडिटिंग जिसको हम कहते हैं, ऑडिट सिस्टम, ऑडिट प्रणाली की शुरुआत सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। इसके अलावा अपनी प्रजा को राहत देने के लिए उसने खाद्यान्न पदार्थों से चुंगी और जकात को हटा दिया। जकात जो अपनी आय का 40वां हिस्सा मुस्लिम प्रजा देती थी उसको अनाज के रूप में लिया जाता था, तो उसने कह दिया भी कि अनाज के रूप में अब आपको नहीं देना है ताकि अनाज की कमी नहीं हो पाए। और अनाज को सस्ता करने के लिए उसने खाद्यान्न से चुंगी भी हटा ली। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने आर्थिक सुधारों में एक काम और किया, उसने तांबे का टंका भी चलाया। अब उसकी धार्मिक नीति को हम देखें तो धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी बड़ा कट्टर था। धार्मिक कट्टरता के मामले में वो औरंगजेब का भी अग्रज था। क्या क्या कट्टर काम किए उसने धार्मिक रूप से? उसने थानेश्वर के अंदर जो हिंदुओं का प्रसिद्ध मेला लगता था उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। यमुना नदी के तट पर हिंदू परिवार आकर के अपने बच्चों का मुंडन करते थे, उस पर उसने रोक लगा दी। हिंदुओं पर उसने जजिया फिर से लगा दिया। इसके अलावा एक आदेश उसने और जारी किया कि अब आगे से मुस्लिम नाई हिंदुओं की हजामत नहीं करेंगे। शिया मुसलमानों के प्रति भी उसने कट्टरता का प्रदर्शन किया। शिया मुस्लिम अब ताजिए नहीं निकाल सकेंगे, तो शिया मुस्लिमों के ताजिए निकालने पर उसने रोक लगा दी। मुस्लिम पीरों फ़कीरों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर उसने रोक लगा दी।
बहराइच के अंदर जो सूफ़ी संत थे सालार मसूद गाजी, उनका जो सालाना उत्सव होता था, उर्स होता था, उसके उत्सव पर उसने रोक लगा दी। इसके अलावा बोधन नाम के एक हिंदू ब्राह्मण को उसने जिंदा जला दिया, क्योंकि बोधन ने ये कह दिया था कि हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो इस्लाम के कुरान के समकक्ष हैं। तो इस कारण से उसने हिंदू ब्राह्मण बोधन को जीवित जला दिया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के हिंदू तीर्थ स्थलों को उसने नष्ट करने की एक योजना बनाई, परंतु उलेमाओं के जो एक नेता था मुल्ला अब्दुल्ला अजोधनी, उलेमाओं का एक नेता अब्दुल्ला अजोधनी के नेतृत्व में उलेमाओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया कि भाई आपको कुरुक्षेत्र के हिंदू तीर्थ स्थलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये पूरे सल्तनत काल में ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है जब उलेमाओं ने हिंदू तीर्थ स्थलों को, कहाँ के, कुरुक्षेत्र के, उनको नष्ट होने से बचाया। सिकंदर लोदी को ऐसा करने से रोक दिया उलेमाओं ने। इसके अलावा उसने शीतला माता की पूजा को भी बंद करवा दिया। अब उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां अगर हम देखें तो उसकी गायन विद्या में बड़ी रुचि थी। उसके समय में गायन विद्या का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही, उसी के समय में उसकी रचना हुई। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने संगीत के दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। फारसी के जानकार हिंदू कायस्थों को उसने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। सिकंदर लोदी को ये श्रेय जाता है कि उसने प्रशासन का पूर्ण फारसीकरण किया। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम छात्रों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उसने आगरा, मथुरा और मारवाड़ में मदरसे बनवाए। वो विद्वानों का संग करता था सिकंदर लोदी, और प्रत्येक रात्रि 70 विद्वान उसके पलंग के पास बैठ कर के विभिन्न प्रकार की ज्ञान चर्चा करते थे। सिकंदर लोदी ने और क्या किया, गरीबों और असहायों को उसने धन बांटा। मुस्लिम विधवा स्त्रियों की, लड़कियों के विवाह के लिए उसने दहेज का प्रबंध किया। तो जो काम फिरोज तुगलक ने किए थे लगभग उसी तरह के काम सिकंदर लोदी ने भी किए। तो गुलरुखी के नाम से, उपनाम से ये कविताएं लिखा करता था फारसी भाषा में। तो सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो इस प्रकार 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। तो यहाँ पर आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके बाद फिर हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।